आज हम जिस खौफनाक और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी का विश्लेषण करने जा रहे हैं ना, वो सीधे इंसानी जज्बातों के सबसे अंधेरे कोनों से निकल कर आती है। ये कहानी हमें दिखाती है कि कैसे बस एक छोटी सी बहस, एक छोटा सा अपमान इंसान को एक ऐसी अंधी खाई में धकेल सकता है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं होता। तो चलिए देखते हैं कि कैसे एक गलत फैसला सब कुछ, जी हाँ, सब कुछ तबाह कर देता है। अब सबसे बड़ा सवाल जो यहाँ उठता है वो ये है कि बदले की असली कीमत आखिर होती क्या है। क्या इससे सिर्फ हमारे दुश्मन को नुकसान पहुंचता है, या फिर इस आग में हम खुद अपने अंदर के इंसान को भी जलाकर खाक कर देते हैं। आज के इस विश्लेषण के अंत तक आपको जो जवाब मिलेगा ना, यकीन मानिए वो किसी भी डरावने साए से कई ज्यादा खौफनाक है। तो आइए सीधे चलते हैं उस खौफनाक और तूफानी रात में जहां से ये सब शुरू हुआ। भाग एक खौफनाक रात। जरा उस रात की कल्पना कीजिए। आसमान बाकी दिनों के मुकाबले कहीं ज्यादा स्याह और काला था। रात के ठीक 12 बज रहे थे और तभी रोहित की बाइक एक बिल्कुल सुनसान सड़क पर अचानक से बंद हो जाती है। अब रोहित हताश होकर जैसे ही अपनी बाइक के शीशे में देखता है, उसे कुछ ऐसा नजर आता है जो किसी का भी खून जमा दे। शीशे में ठीक उसके पीछे काला साया खड़ा था और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, रोहित को अपने कंधे पर एक बेहद ठंडा बर्फीला हाथ महसूस होता है। खौफ के उस चरम पर रोहित अपनी बाइक वहीं सड़क पर छोड़ता है और पागलों की तरह अपनी घर की तरफ भागने लगता है। मतलब इमेजिन कीजिए, उस आकृति का कोई नाक, कान या होंठ कुछ भी साफ नहीं था। बस सब कुछ एक डरावने मांस के लोथड़े की तरह आपस में मिला हुआ था। उसकी आंखें सफेद थीं मगर पुतलियां गायब। ये जो डिटेल है ना, ये हमें सीधा उस अलौकिक खतरे की गहराई का एहसास कराती है। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये साया रोहित के पीछे ही क्यों पड़ा था। तो इसका जवाब हमें मिलता है भाग 2 में, अपमान और बदले की आग। दरअसल ये पूरी घटना किसी पुरानी भूतिया हवेली की नहीं, बल्कि एक आम कॉलेज कैंपस की है। ये कहानी है दो बिल्कुल अलग दुनियाओं के टकराने की। एक तरफ है हमारा रोहित, एकदम अमीर, घमंडी और बेफिक्र, और दूसरी तरफ है जतिन, जो आर्थिक रूप से काफी कमजोर है। होता कुछ यूं है कि रोहित कॉलेज की पार्किंग में सबके सामने जतिन की गरीबी का बहुत बुरी तरह मजाक उड़ाता है। रोहित तो अपना मजाक उड़ाकर वहां से चला जाता है, लेकिन जतिन जतिन वही पीछे एक खामोश, उबलते हुए गुस्से के साथ रह जाता है। और बात सिर्फ उस पार्किंग तक सीमित नहीं रही। अगले ही दिन जतिन को पता चलता है कि किसी ने उस पूरी बहस का वीडियो फेसबुक पर अपलोड कर दिया है और वो वायरल हो गया है। शर्म और अपमान के इस भारी बोझ ने ना जतिन के दिमाग को पूरी तरह सुन्न कर दिया, और बस यहीं वो टर्निंग पॉइंट था जहां उसने अपनी मर्यादा की सारी सीमाएं लांघने का फैसला कर लिया। भाग 3, शैतानी सौदा। अब देखिए होता क्या है। जतिन अपने कमरे में बैठा गुस्से से उबल रहा है और तभी उसके फोन पर एक अनजान नंबर से एक बहुत ही रहस्यमयी मैसेज आता है। स्क्रीन पर लिखा था, क्या किसी से बदला लेना है? 100% समाधान, बस नाम और फोटो भेजें। शुरुआत में जतिन को लगा कि ये कोई नॉर्मल स्कैम है, बल्कि सच कहूं तो कोई भी यही सोचेगा। लेकिन जब उसे वो वायरल वीडियो याद आया तो उसका गुस्सा उसके डर और लॉजिक दोनों पर हावी हो गया। उसी अंधी नफरत में जतिन अपनी मेज पर रखी रोहित की एक पुरानी फोटो उठाता है और उस रहस्यमयी नंबर पर सेंड कर देता है। और इसी एक क्लिक के साथ वो शैतानी सौदा पक्का हो जाता है। अब इस काले जादू को पूरी तरह से एक्टिवेट करने के लिए जतिन को कुछ बेहद खौफनाक निर्देश मिलते हैं। प्रोसेस कुछ ऐसा था, ठीक आधी रात को रोहित की तस्वीर को एक काले कपड़े में लपेटना था। उसके बाद 3 बार एक शाप दोहराना था और आखिर में एक नारियल और एक जलते हुए दीपक को ले जाकर चौराहे पर रखना था। और सबसे डरावनी बात, जैसे ही ये अनुष्ठान पूरा हुआ, वो दीपक अचानक रहस्यमयी तरीके से तुरंत बुझ गया। ये इस बात का साफ इशारा था कि अंधेरे की ताकतों ने अपना काम शुरू कर दिया है। और वो शाप क्या था? जैसा दर्द तूने दिया है वैसा दर्द अब तू भुगत। ये कोई मामूली लाइन नहीं थी दोस्तों, ये उस काले जादू का ट्रिगर था जिसने रोहित की एक अच्छी खासी जिंदगी को रातों रात नर्क में बदलना शुरू कर दिया। भाग 4, डर का साया। जादू अपना काम कर रहा था। रोहित की तो जैसे रातों की नींद ही उड़ गई। अब उसे हर जगह बस वो काला साया नजर आता है। कभी बाइक चलाते वक्त लगता है कि कोई ठीक उसके पीछे बैठा है, तो कभी रात में महसूस होता है कि कोई उसके बिस्तर के नीचे छिपा हुआ है।
लेकिन सबसे भयानक पल वो होता है जब उसे अपने पुराने नौकर बिरजू की आवाज सुनाई देती है, और वो आवाज वो किसी इंसान के गले से नहीं बल्कि किसी अस्वाभाविक गहराई से निकल रही थी। और इस पूरी सिचुएशन में सबसे दुखद बात क्या थी? रोहित के पिता इन सबको सिर्फ नशा और उसका वहम कहकर खारिज कर देते हैं। रोहित अपनी इस खौफनाक लड़ाई में अब बिल्कुल पूरी तरह से अकेला पड़ गया था। और रोहित की इस पूरी मानसिक तबाही का तमाशा जतिन अपने फोन पर लाइव देख रहा था। जी हाँ, जतिन के फोन पर लगातार खौफनाक वीडियो क्लिप्स आ रही थीं जिनमें रोहित अपने ही बाल नोचते और डर से कांपते हुए दिख रहा था। तभी जतिन की स्क्रीन पर एक डरावना मैसेज फ्लैश होता है, पहला चरण पूरा, आत्मा कमजोर है। अब जाकर जतिन को समझ में आ रहा था कि ये कोई इंटरनेट स्कैम नहीं बल्कि एक बहुत ही खौफनाक हकीकत है। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि अब यह हकीकत उसके अपने ही कंट्रोल से बाहर जा चुकी थी। भाग 5, खौफनाक अंजाम। यहीं पर काले जादू का सबसे निरपेक्ष और खौफनाक नियम सामने आता है। जब जतिन को रोहित की ये भयानक और तड़पती हुई हालत देखकर पहली बार सच में पछतावा होता है और वो इस खेल को बीच में ही रोकना चाहता है, तब उसे एक सीधी चेतावनी मिलती है, पीछे मत हटना, या तो वो या फिर तू। रूल एकदम क्लियर था, वो साया एक आत्मा लेकर ही जाएगा। इस एक वाक्य ने जतिन को अंदर तक हिलाकर रख दिया। उसे फाइनली एहसास हुआ कि उसने अनजाने में अपनी ही मौत को न्योता दे दिया है, और अब अगर वो रोहित को बचाता है तो कीमत में उसे अपनी जान देनी होगी। अब कहानी अपने सबसे तेज और भयानक मोड़ पर आती है। वो काला साया नौकर बिरजू का रूप धरकर रोहित को आधी रात को छत पर बुला लेता है। रोहित के वहां पहुंचते ही अचानक दरवाजा झटके से बंद होता है और वो साया अपने असली भयानक रूप में रोहित के सामने आ खड़ा होता है। दूसरी तरफ जतिन, जो ये पूरा खौफनाक मंजर अपने फोन पर लाइव देख रहा था, अचानक क्या पाता है कि वही साया उसके अपने बंद कमरे में भी घुस आया है। साया जतिन की गर्दन जकड़ लेता है और उधर फोन की स्क्रीन पर रोहित उस साये के खौफ से बचने के लिए अपनी ही छत से नीचे छलांग लगा देता है। दुनिया और पुलिस की नज़रों में ये क्या था? सिर्फ एक दुखद आत्महत्या। पुलिस ने केस क्लोज कर दिया। रोहित के पिता अंदर से पूरी तरह टूट चुके थे, और जतिन एक बहुत ही गहरे सदमे में जाकर खामोश हो गया। उसे लगा कि चलो, भले ही रोहित मर गया, लेकिन अब कम से कम ये डरावना खेल खत्म हो चुका है। लेकिन क्या काले जादू का खेल कभी इतनी आसानी से खत्म होता है? कुछ दिनों बाद जतिन अपने अंधेरे कमरे में सदमे में गुमसुम बैठा था। उसका फोन, जो पिछले कई दिनों से पूरी तरह बंद पड़ा था, अचानक अपने आप ऑन हो जाता है। स्क्रीन पर उसी अनजान नंबर से फिर एक मैसेज फ्लैश होता है, सौदा पूरा हुआ, अब अगला नाम भेजो। जतिन का तो जैसे खून ही सूख गया। वो कांपते हाथों से जवाब टाइप करता है कि उसने सिर्फ एक बार के लिए ये सब किया था, अब वो दोबारा ऐसा कुछ नहीं करेगा। लेकिन अंधेरे की ताकतों को ना सुनने की आदत नहीं होती। जैसे ही जतिन इनकार करता है, उसके कमरे की लाइट तेजी से झपकने लगती है और वही खौफनाक आवाज पूरे कमरे में गूंज उठती है, या तो वो या फिर तू। जतिन डरते डरते धीरे से पीछे मुड़ता है, लेकिन इस बार वहां कोई काला साया नहीं था। वहां रोहित खड़ा था, लेकिन ये वो रोहित नहीं था जिसे जतिन कभी जानता था। उसका चेहरा पूरी तरह नीला पड़ चुका था, आंखें एकदम सफेद थीं और उसकी गर्दन एक बहुत ही अस्वाभाविक कोण पर टूटी और मुड़ी हुई थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे छत से गिरने के बाद उसकी मौत हुई थी। रोहित की वो आत्मा एक बेहद डरावनी आवाज में कहती है, इस बार तू चल, खेल खत्म करते हैं। कमरे में खूब अंधेरा छा जाता है। जतिन की एक दिल दहला देने वाली चीख गूंजती है और कुछ देर बाद जतिन खुद उसी कमरे में खून से लथपथ जमीन पर मृत पाया जाता है। तो दोस्तों, काले जादू और बदले के इस क्रूर खेल में असली शिकार आखिर था कौन? रोहित, जिसने अपने एक पल के अहंकार की कीमत अपनी जान देकर चुकाई, या फिर जतिन, जिसने प्रतिशोध की आग में अंधा होकर खुद को एक ऐसे दुस्वप्न में धकेल दिया जहां से कोई बाहर नहीं आ सकता? नफरत और बदला असल में एक ऐसा धीमा जहर है जो सबसे पहले उसी इंसान को खत्म करता है जो उसे पीता है। जरा सोचिएगा इस बारे में।